relation between effective value and peak value of AC. Effective value and peak value of AC. Relation between effective value and peak value of AC. इसमें लिखिएगा suppose an alternating current I is equal to I naught sin omega t. Suppose an alternating current I is equal to I naught sin omega t. I naught sin omega t be passed through a circuit of resistance capital R. Be passed through a circuit of resistance capital R. Full stop. Then the amount of heat produced in small time dt will be then the amount of heat produced in small time dt will be dH is equal to रोहन वो वाला कर देना एक बार प्लीज, लकड़ी वाला थोड़ा प्रेस कर देना हो जाएगा। बस will be dH is equal to I square R dt. I square R dt ये हो गया, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे कि if capital T is time period of AC, if capital T is time period of AC, capital T is time period of AC, then heat produced in one complete cycle will be then heat produced in one complete cycle will be कंप्लीट साइकिल में जब हमको हीट प्रोड्यूस करनी है विल बी H इज इक्वल टू, ये जैसे H निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका DH का इंटीग्रल है ना, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा ये तो मालूम है हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो बता दूंगा अभी, क्योंकि हीट प्रोड्यूस आपके सिलेबस में था नहीं, तो हमने हीट वाला करा ही नहीं है। अब ये क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ DH मतलब I स्क्वायर R dt है ना, और यहाँ पर आपको वेरिएबल में क्या दिखाई दे रहा है, जो d के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है टर्म वही वेरिएबल है, तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से कैपिटल T तक जाना है, ठीक। तो t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से कैपिटल T तक वेरी कर रहा है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, पहले तो ये देख लीजिए कि जब हम हीट की बात करते हैं दो तीन चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एक तो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये होता है पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। हम इलेक्ट्रिक पावर की या किसी भी पावर की, मैकेनिकल पावर की भी बात करें तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है, पहली चीज़। उसके बाद जब हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो आपने क्या करा, W को लिख दिया V इंटू क्यू, W को लिख दिया V इंटू क्यू अपॉन टी, ये हो गया। और चार्ज पर यूनिट टाइम ये क्या होता है, करंट होता है, तो ये हो गया इस तरह से आपका Q अपॉन टी आई होता है, तो ये V आई हो गया। तो पावर का एक फॉर्मूला W अपॉन टी होता है, एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई। इसी तरह से अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूँ और V की जगह IR लिख दूँ, तो
आई आर इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला पावर का ये होता है कि यहीं पर अगर आप v को v रहने दें और i की जगह आप v अपॉन आर लिख दें तो ये बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो v स्क्वायर अपॉन आर है ये भी पावर होता है। तो पावर के बेसिकली हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, जिसकी जब ज़रूरत पड़ती है हम वो तब यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम एनर्जी की। तो जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम टेकन। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम टेकन। अब ये जो एनर्जी है इसकी यूनिट क्या होती है, जूल्स। तो एनर्जी जो है वो जनरली जब हम कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम कर रहा है तो वो जो है जब वो एनर्जी रिलीज़ करता है तो एनर्जी 2 फॉर्म में रिलीज़ करता है। जैसे अगर मैं इस फ़ैन की बात करूँ तो ये फ़ैन जो है ये 2 फॉर्म्स में एनर्जी रिलीज़ करेगा। एक तो मैकेनिकल एनर्जी क्या कर रहा है, इसके ब्लेड्स घूम रहे हैं इस तरीके से। जब ब्लेड्स घूम रहे हैं तो आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसको इन्होंने थोड़ा फास्टर अप कर दिया, थोड़ा स्पीड अप कर दिया। तो जब वो तेज़ चलेंगे एयर मॉलिक्यूल्स तो वो एयर मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को टच करेंगे, हमारी बॉडी पर थोड़ा बहुत जो स्वेट है उसका इवेपोरेशन रेट फास्टर हो जाएगा और हमको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से, ठीक है। ये होता है। तो अब आप ये कहेंगे कि ये क्या हो गई मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन आप तभी के तभी फ़ैन को बंद करके और टच करके देखें, जब तक फैन को बंद करके टच करके देखें तो आपको गर्म लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी हमने उसको दी थी वो सारी की सारी मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं हुई, थोड़ी बहुत हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई है। तो हीट भी तो एनर्जी है, तो उसकी यूनिट भी तो जूल होगी। तो जब उसकी यूनिट जूल होगी वो भी एनर्जी है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही होगा और वो भी लिबरेट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी भी लिबरेट हो रही है, हीट एनर्जी भी लिबरेट हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि हीट एनर्जी के लिए भी फॉर्मूला यही आएगा P इंटू टी। और पावर के तमाम 4 तरीके के फॉर्मूले हैं तो ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम E की जगह H लिखते हैं और पावर की जगह I स्क्वायर R लिखते हैं तो बस लास्ट में T ही तो है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ले रहा हूँ, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट के लिए DH और स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो टाइम की जगह dt है, तो इस वजह से हमारे पास DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt आ गया, ठीक है। तो ये कहानी आपको सिर्फ इसलिए बताई गई कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हीट भी एक एनर्जी है, तो उसमें भी एनर्जी का पावर इंटू टाइम वाला सीधा फॉर्मूला लगेगा, वो हो गया। अच्छा, उसके बाद जब DH है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, तो मैं लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब कंप्लीट हीट निकालना चाहता हूँ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर वही कहानी, I को क्या लिया था I नॉट साइन ओमेगा टी, तो I की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी डाल दीजिए। तो H क्या हो रहा है यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से T I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R और dt, ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीज़ हो गई, हमने इसको H इज इक्वल टू ये आ गया, इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी पर मैं इसको एक काम करूँगा, मैं इसको यही लिखकर छोड़ूंगा फॉर द टाइम में। H इज इक्वल टू 0 टू T I स्क्वायर R dt और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं कि बाद में मैं I की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी डाल सकता हूँ। तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, तो इसमें अंतर नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हम ये कहेंगे लेट I इफेक्टिव बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, लेट I E डबल एफ इफेक्टिव, I इफेक्टिव बोल दो या I RMS बोल दो या I V बोल दो, एक ही बात। वर्चुअल करंट, इफेक्टिव करंट, RMS करंट, एक ही बात। तो लेट I इफेक्टिव सर, हाँ जी बोलिए। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा, एक मिनट रुको, ये जरा माइक एडजस्ट करता हूँ। अब शायद ठीक आएगी, अब ठीक है। यस सर। तो जब टी शर्ट पहनता हूँ ना तो कपड़ा मुड़कर वो माइक के आगे आ जाता है, तो इस वजह से आवाज़ ठीक से जाती नहीं। लेट I इफेक्टिव बी द वैल्यू ऑफ AC, बी द वैल्यू ऑफ AC, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम T मस्ट बी, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम T must be
हम ये कहेंगे कि यहाँ पर तो इंटीग्रेशन इस वजह से लगाना पड़ रहा है क्योंकि जो आई है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हैं? क्योंकि आई क्या है, देखिए ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट क्या होती है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो ये तो फिक्स है ना, और मल्टीप्लाई बाई साइन ओमेगा टी, यानी कि ये जो टी है ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है करंट, तो टाइम के साथ साथ करंट चेंज होगा। लेकिन हमने ये कह दिया कि भाई अगर आई इफेक्टिव का मतलब ये है कि कभी करंट ज़्यादा है कभी करंट कम है ना, आप भाई मेरे को ना एक इफेक्टिव वैल्यू बताओ, एक सीधी वैल्यू बता दो, मेरे बस की नहीं है वो बार बार ऊंचा नीचा करंट चेंज हो रहा है, मेरे को एक वैल्यू बता दो कि भाई ये वाली वैल्यू है, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास ही रहेगा। तो हमने कहा कि अच्छा ऐसी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसको हम आई इफेक्टिव बोलते हैं या आई आर एम एस बोलते हैं। तो अगर आई इफेक्टिव हो गया और फिर हमारे मन में ये आया नहीं भाई मेरे को स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं चाहिए, छोटा सा टाइम ड्यूरेशन दे देते हो और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हो, तो वो क्यों होता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, तो मुझे वो भी नहीं चाहिए, आप तो मुझे पूरे टाइम पीरियड के लिए बता दो। तो पूरा कैपिटल टाइम पीरियड के लिए अगर करंट हमारे पास पूरा करंट आई इफेक्टिव है तो फिर तो हीट जो है वो सीधा सीधा आई स्क्वायर आर टी वाले फॉर्मूले से निकाली जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, ये बता रहा हूँ सारा कुछ, तो जो h हो जाएगा वो h कैसे निकलेगा कि अगर टाइम ड्यूरेशन कैपिटल T है, हमको मालूम है कि टाइम ड्यूरेशन कैपिटल T रहेगी, ठीक है, और करंट जो है वो पूरे ड्यूरेशन के लिए फ्लक्चुएशन वाला नहीं, मेरे को एक सिंपल करंट बताओ तो आई इफेक्टिव हो गया, तो रेजिस्टेंस तो वैसे भी बॉडी का चेंज नहीं होता किसी भी सर्किट का, है ना, तो हम क्या बोलेंगे h इज इक्वल टू आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। फिर क्या करेंगे आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी, ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर आर डी टी। मुझे तो मालूम है ना कि आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, जो आई है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम ही तो वेरिएबल वाली टर्म है जो डी के साथ लिखा रहता है, वेरिएबल तो उस पर डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाला जा सकता है। आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी इज इक्वल टू, आर को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 0 से टी और आई स्क्वायर डी टी, बेटा आर से आर कट गया, इधर 1 बचा, और इस टी को भी इधर ले गए, हमारे पास आ गया आई इफेक्टिव का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। सही है, सही है। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैं आई इफेक्टिव निकालना चाहता हूँ, मेरा पर्पस ही क्या है कि मैं यहाँ पर रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ इफेक्टिव वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ ए सी में, ठीक है ना, आई इफेक्टिव और आई नॉट में मुझे रिलेशन निकालना है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलेंगे फिर अगला देखिएगा। ये करने के बाद में इस इक्वेशन को यहीं तक करके छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसको इक्वेशन पर नहीं बोलते, यहाँ पर लिखेंगे बट 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर डी टी is the mean of the squares, is the mean of the squares of instantaneous values of currents over a cycle from 0 to कैपिटल टी। तो 0 से कैपिटल टी वाली पूरी साइकिल में क्या हो गया, ये किसका स्क्वायर कर रहे हैं, अच्छा ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, एडिशन,
तो आप सारे के सारे जो करंट्स हैं, सारे के सारे जो करंट्स हैं उन सबके स्क्वायर को ऐड करते चले जा रहे हो, सबको ऐड कर रहे हो, और ऐड करने के बाद किससे डिवाइड कर रहे हो उसको, आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम ड्यूरेशन आपने छोटी 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 छोटी, और डी टी क्यों उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने ये कहा कि आई की वैल्यू जरा से टाइम ड्यूरेशन डी टी पर कितनी थी, कुछ थी, चलो ठीक है, आई वन का स्क्वायर आ गया, फिर मान लो आई2 का स्क्वायर आ गया, फिर मान लो आई3 का स्क्वायर आ गया, ऐसे करते जा रहे हैं आप, ऐड करते जा रहे हैं, और फिर डिवाइड कर रहे हैं उसको किससे, जो छोटे 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 सारे टाइम ड्यूरेशंस का एडिशन है, वो सारे टाइम ड्यूरेशंस का एडिशन तो कैपिटल टी के बराबर है, पूरी वेव जितना टाइम ले रही है। तो आपने क्या करा, आपने स्क्वायर्स को ऐड करके उसका मीन निकाल लिया डिवाइड करके, ठीक है। अब इसका बस अंडर रूट लेना बाकी है, अंडर रूट लेते ही आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आर्गस वैल्यू आ जाएगी। तो ओवरऑल कंप्लीट साइकिल फ्रॉम 0 to t ये हो गया। तो हम ये लिखेंगे देयरफॉर आई इफेक्टिव इज इक्वल टू, देयरफॉर आई इफेक्टिव इज इक्वल टू आई आरएमएस, आई इफेक्टिव इज इक्वल टू आई आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन b इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर dv, ठीक है जी, सही है, इतना हो गया। अब यहाँ करके, यहाँ तक करके अब जरा रुक जाते हैं। अब इसमें से सिर्फ ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है, ये सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन का 4 बोलिएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, जो मैं यहाँ पर करने वाला था, लेकिन वो लंबा हो जाता अलग से करेंगे। ये करेंगे था वो 1/t अंडर रूट सब छोड़ दो, सिर्फ इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर डी टी, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t डी टी, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद जो है पीक वैल्यू होती है करंट की आई नॉट, वो तो कांस्टेंट होती है, तो आई नॉट का स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, वो आई नॉट स्क्वायर को तो निकालेंगे बाहर, आई नॉट का स्क्वायर तो निकाल लिया बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से t क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ठीक। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास साइन स्क्वायर आ जाता है या कॉस स्क्वायर आ जाता है, तो हमें स्क्वायर वाली टर्म का, साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता हमारे पास, डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, तो उसको कन्वर्ट करा जाता है, दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर का, साइन स्क्वायर का सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उसको स्क्वायर वाली टर्म से आपको छुटकारा पाना है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे कि आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं लिखूँगा 1 माइनस, अब हमारा थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से t और dt। अब जब इंटीग्रल कर रहे हैं तो इंटीग्रल में अगर कोई टर्म डिवाइड में है, कांस्टेंट है, या मल्टीप्लाई में है, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है, तो इसको 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये हो गया, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया। अब जरा देखिए, जब 1 को इंटीग्रेट करेंगे, और मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, टाइम t के रिस्पेक्ट में, जब 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, भाई 1 का मतलब क्या है, 1 इंटू डी टी, यानी कि dt हो गया, है ना। तो dt का इंटीग्रल क्या होता है, t होता है, ये हो गया t माइनस ये 1-2 चीज़ें बस याद रखनी है सीधे सीधे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कहीं यूज़ नहीं होने वाला इसका तुम्हारे।
जैसे cos टू ओमेगा टी है, तो cos को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एंगल एज इट इज, एंगल जो आगे लिखा रहता है वो एंगल होता है, तो साइन टू ओमेगा टी। फिर क्या करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा जा रहा है, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये जो बचा हुआ टर्म है ना टू ओमेगा टी, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड में ले जाते हैं, डिवाइड में रखती है यहाँ पर 2, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में है ये। तो ये हो गया कॉस का, हो गया साइन। फिर इसको बचे हुए टर्म को, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर मैं कॉस को डिफरेंशिएट करता तो कॉस का हो जाता माइनस साइन टू ओमेगा टी। फिर टू ओमेगा टी को फिर फर्दर मेरे को एज पर चेन रूल डिफरेंशिएट करना होता, और जो आता क्या टू ओमेगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहले इसको इंटीग्रेट करिए, फिर आगे वाली जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी। उसके बाद देखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t। ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बताएं क्लियर है भाई इतना? यस सर। ठीक है, चलिए। इसके बाद देखिएगा फिर क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी टी है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा जाएगा, ठीक है। तो I0 स्क्वायर बाई 2, जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी की जगह क्या हो गया टी माइनस 0, ऐसे लिख दो, ठीक है। या पूरा एक्सप्रेशन ले लो, जैसा आपका ठीक लगे वैसा कर सकते हो। मैंने क्या करा, इसकी जगह टी माइनस 0 डाला, माइनस फिर ये जो पूरा फंक्शन है इसमें डालेंगे, तो साइन टू ओमेगा स्मॉल टी की जगह पहले डालेंगे कैपिटल टी अपॉन टू ओमेगा माइनस साइन टू ओमेगा, अब स्मॉल टी की जगह डालेंगे 0 अपॉन टू ओमेगा ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से क्लोज हो गया, समझ गए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक। अब ये टी माइनस 0 कितना हो जाएगा, सिर्फ टी हो गया माइनस, इससे इसको काट देना, ठीक है। ये साइन टू ओमेगा टी अलग है, टू ओमेगा अलग है, अपॉन में टू ओमेगा, इसको बाहर निकाल दो, 1 अपॉन टू ओमेगा। अभी हमारे पास क्या बचा, साइन टू ओमेगा कैपिटल टी की वैल्यू होती है 2 पाई बाई ओमेगा। साइन टू ओमेगा कैपिटल टी की जगह मैंने रख दिया 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन टू ओमेगा इंटू 0 इज साइन 0 ब्रैकेट क्लोज, और ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, I0 स्क्वायर बाई 2 इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। भाई ये हमारे पास आ गया साइन 4 बाई माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अच्छा, साइन के आगे जो एंगल लिखा रहता है तो वो पाई के जितने भी मल्टीपल होते हैं, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, पाई के जितने भी मल्टीपल हैं उसके लिए साइन की वैल्यू 0 होती है। ये भी 0 0 माइनस 0 0 0 इंटू एंटी 0, तो केवल ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, कैपिटल टी, ठीक है। तो हम जो ये निकाल रहे थे इसकी वैल्यू क्या आ गई, I0 स्क्वायर कैपिटल टी बाई 2, इतना समझ गए, ठीक है। चलिए जी, तो अब वापस आ जाते हैं, ये मैंने सिर्फ इंटीग्रल वाला पोर्शन सॉल्व करा, अब वापस आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 4 पर, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ उधर से, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 पर आ जाते हैं। तो इक्वेशन 4 में क्या था, I/RMS इज इक्वल टू I/RMS इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन टी, और ये जो इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, ये पूरा सॉल्व करके ही तो I0 स्क्वायर टी बाई 2 आया। तो यहाँ लिखेंगे I0 स्क्वायर टी ऑन टू दी, इसमें भी टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो I/RMS इज इक्वल टू
आई नॉट के स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आई नॉट हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में 2s का लेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो गया। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अच्छा जी, और √2 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, 1.414। 1.414 इसको जरा रैशनलाइज कर दो। हम कहते हैं ना डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म छोड़ते नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे मल्टीप्लाई। अच्छा, ये कितना हो गया, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये हो गया 2 आई नॉट 0.707, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। तो ये आर एम एस वैल्यू और पीक वैल्यू इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट इन दोनों के बीच में ये रिलेशन। अब इसी तरीके से देखना है एक और, अब देखेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, फाइनल जो रिलेशन है जब हम ईएमएफ के लिए निकाल रहे हैं तो फाइनल रिलेशन जैसे आरएमएस के लिए निकाल रहे हैं, आई के लिए, करंट के लिए, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट ये है। तो ऐसे ही जब हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, ऑल्टरनेटिव ईएमएफ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो ई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 ई नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो अभी करते हैं, 1 मिनट दीजिए बस, 1 मिनट दीजिए, वो वाला डेरिवेशन भी करेंगे। उसमें भी सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पोर्शन ही थोड़ा सा लंबा है लेकिन काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, ठीक है। तो फटाफट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
अगर हम RMS वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग डेफिनेशन इसकी भी वही करंट वाली ही है, सेम ही है, बस करंट की जगह पर यहाँ पर EMF आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ अ स्टेडी वोल्टेज। स्टेडी वोल्टेज मतलब DC वोल्टेज। इट इज डिफाइंड एज that value of a steady voltage that produces the same amount of heat in a given resistance, that produces the same amount of heat in a given resistance, that produces the same amount of heat in a given resistance as is produced by the given alternating EMF. As is produced by the given alternating EMF when applied to the same resistance for the same time. When applied to the same resistance for the same time. It is denoted by IRMS or I effective और IB। ठीक है, ERMS सब जगह I हटा कर E कर दें। EMF की बात करते हैं, ERMS और E effective और EB। अब इसमें भी वही काम करना है, रिलेशन बिटवीन ऑल्टरनेटिंग EMF एंड पीक वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है, तो ERMS और E नॉट इन दोनों के बीच का रिलेशन करना है। Relation between RMS value and peak value of alternating EMF. RMS value और peak value of EMF। तो यहाँ पर नोट कीजिए वही, सपोज एन ऑल्टरनेटिंग EMF, बस करंट की जगह EMF आ जाएगा। सपोज एन ऑल्टरनेटिंग EMF इज अप्लाइड टू अ रेसिस्टर R। Alternating EMF is applied
the resistance R which is given by E is equal to E naught sin omega t। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर अब लिखेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल टाइम dt विल बी हीट प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल टाइम dt will be in a small time dt will be dH is equal to dH is equal to integration 0 से t हाँ और ये क्या हो जाएगा वैसे 20 E square upon R into dt। इनमें स्मॉल टाइम dt लिया है ना, तो उसको पूरे टाइम ड्यूरेशन कैपिटल T के लिए कैलकुलेट करने के लिए मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब पहले क्या करा था, पहले R स्क्वायर R सर वो पूरा h पूरी हीट इंटीग्रेशन के बराबर होगा। हाँ पूरे की। तो सर dh लिखना होगा। अच्छा dH नहीं लिखना चाहिए, क्या इंटीग्रेशन बना dH is equal to E square R dt। ठीक है, तो अभी dH ही लिखते हैं। तो अब जैसे कि E है, E क्या हो जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा t, E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t अपॉन R into dt। dH is equal to E नॉट स्क्वायर अपॉन R साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए लिखिएगा इफ टी फॉर द टाइम पीरियड कैपिटल टी, फॉर द टाइम पीरियड कैपिटल टी हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, फॉर द टाइम पीरियड कैपिटल टी हीट प्रोड्यूस्ड विल बी H is equal to इंटीग्रेशन dH और अब इंटीग्रेशन आएगा 0 से t और E नॉट स्क्वायर अपॉन R साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। तो अंतर कितना आ रहा है, बस अंतर सिर्फ इतना आ रहा है कि वहाँ पर E नॉट स्क्वायर था और अपॉन में R नहीं था, मल्टीप्लाई में R था, यहाँ पर अपॉन में R है, इसलिए बाहर आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल करना है, वो बिल्कुल उसी पैटर्न में करेंगे जैसे पहले करा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैसे होगा देख लीजिए। E नॉट स्क्वायर अपॉन R इंटीग्रेशन 0 से t और साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। तो H इज इक्वल टू E नॉट स्क्वायर अपॉन R और इंटीग्रेशन 0 से t और साइन स्क्वायर ओमेगा t को क्या बोलेंगे, वही 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 है ना। अभी इंटीग्रेट नहीं करा है, अब यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेंगे तो H इज इक्वल टू E नॉट स्क्वायर अपॉन 2R इंटीग्रेशन 0 से t
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब आप ये देखिए कि इसका जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर बिल्कुल वही सेम है जो हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में करा था, ठीक है। तो ये सॉल्व करके क्या आया था बताएंगे भाई? ये जब पूरे को सॉल्व करा था तो क्या आया था? सिर्फ टी, 0 RT माइनस सिर्फ टी तो बचा था, वो आई नॉट स्क्वायर था वो तो बाहर आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, और ये हो जाएगा 1 का तो हो जाएगा स्मॉल टी इंटीग्रल, और फिर उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कैपिटल टी आएगा। और जब कॉस को इंटीग्रेट करा था तो साइन बन गया था, तो वो पूरा का पूरा 0 हो गया था। तो ये हमारे पास केवल टी आएगा। और मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ, एच इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2r, ई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2r, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब उसके बाद if E effective is the, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, E effective is the effective value of EMF, if E effective is the effective value of EMF for the complete duration zero to capital T, then H is equal to 0 to capital T, then H is equal to E effective का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन R इंटू टी, बस ये तो होगा भाई। हमने क्या देखा था कि अगर मैं हीट प्रोड्यूस निकाल रहा हूँ तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? हमने ये देखा हीट एनर्जी है ना, तो हीट एनर्जी का क्या होगा, ये पावर ही जो है v स्क्वायर अपॉन आर, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो अगर पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए हमने बोल दिया, जैसे पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए करंट को आई इफेक्टिव बोल दिया था, तो ऐसे ही जो EMF है यानी कि जो वोल्टेज है उसको ई इफेक्टिव बोल दिया, तो ई इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये हो गया। इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए। ऑल्टरनेटिव के लिए तो मैंने ये निकाल दिया, ठीक है, और अगर एक इफेक्टिव वैल्यू है पूरे साइकिल के लिए तो उसके लिए ये रिलेशन होगा। तो कंपेयर 3 and 4, सॉरी कंपेयर इक्वेशन 2 and 3, ई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2r, r से r कट गया, t से t कट गया, तो ई इफेक्टिव का स्क्वायर यहाँ पर भी क्या आ गया, वही रिलेशन जो यहाँ आया था कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, तो ई आर एम एस, ई इफेक्टिव को ई आर एम एस में बोल देते हैं, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इंटू ई नॉट, ई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू ई नॉट, 0.707 इंटू ई नॉट, ठीक है जी। ये हमारा RMS वैल्यू का हो गया। अब इसके बाद इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं अगली क्लास में देखेंगे, और फिर फेजर डायग्राम्स का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज इतना ही कर दीजिए। और ये जो 3-4 हमने डेरिवेशन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, या तो फेजर डायग्राम आता है इसमें, वो भी LCR सर्किट का मैक्सिमम वही आया करता है, या फिर रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, और या फिर आपका जनरेटर ट्रांसफार्मर वो पूछा जाता है। उसके अलावा डेरिवेशन ये वाला शुरू होता है, ठीक है। चलिए जी, आज कितना ही करते हैं। सर ये हमारे पास जब